मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, मेरे में नहीं चल रहा है। बेसिकली क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो किसी एक डेवलपर के सिस्टम में प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है, लेकिन वही सेम कोड सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ दूसरे डेवलपर के सिस्टम में वर्क नहीं करता है। ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि वैग्रेंट क्या होता है, इसके अलावा वर्चुअल बॉक्स क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, वैग्रेंट को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, वैग्रेंट को किस तरीके से यूज करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की भी बात करेंगे। उसमें मैं दिखाऊंगा क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से कमांड्स हैं जो आपको आने चाहिए वैग्रेंट रन करने के लिए। लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा अपना वैग्रेंट का सेटअप। मैं आपको अपना कोड दिखाऊंगा वैग्रेंट का कि किस तरीके से मैं यूज करता हूं और किस लेवल पे मैंने सेटअप करके इसको रखा हुआ है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैग्रेंट क्या होता है। वैग्रेंट एक यूटिलिटी टूल है जो कि HashiCorp की तरफ से आता है। HashiCorp और भी कुछ फेमस टूल्स बनाती है, जैसे कि आपका अगर आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे टेराफॉर्म, पैकर, कंसोल जैसे टूल्स भी HashiCorp का ही है। तो वैग्रेंट ही सेम ऐसे ही एक कमांड लाइन यूटिलिटी टूल है जो बेसिकली वर्चुअल मशीन्स की लाइफ साइकिल को मैनेज करने का काम करता है। लाइफ साइकिल मींस उसको स्टार्ट करना, स्टॉप करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये मैनेज करता है वैग्रेंट। बेसिकली वैग्रेंट अपने आप में कोई वर्चुअल मशीन प्रोवाइड नहीं करता है। जो वर्चुअल मशीन हमको मिलेगी वो मिलेगा हमको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स से। तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो इस तरीके से जो आपका साइट है virtualbox.org, यहाँ से आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्चुअल बॉक्स बेसिकली आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए तो एक तरह से एक वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जिससे कि आप वहां पे अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और स्विच कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच में बिना सिस्टम को रीस्टार्ट किए। तो इन जनरल क्या होता है कि आप अगर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ वर्चुअल मशीन्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं। लेट्स से विंडोज 10 या 11 मुझे स्टार्ट करना होगा तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके स्टार्ट कर सकता हूँ या डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकता हूँ मैं, या फिर मुझे नया क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ न्यू आकर के क्रिएट करना पड़ेगा और पूरा इसका एक स्टेप है जिसको मुझे फॉलो करके नया सेटअप करना पड़ेगा। वर्चुअल बॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप यहाँ आई आइकॉन पे क्लिक करके देख सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वर्चुअल बॉक्स को यूज करते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। प्लस अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन किसी और के लिए भी करना चाहते हैं, किसी और डेवलपर को देना चाहते हैं तो उसको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसी सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए HashiCorp ने ये यूटिलिटी टूल बनाया है जो कि वैग्रेंट है। तो वैग्रेंट बेसिकली आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे देता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे देता है, जिससे कि आप वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने कलीग को पास कर देंगे और वो एक कमांड रन करेगा तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का वर्चुअल मशीन उसके सिस्टम पे भी क्रिएट हो जाएगा। तो हम देखेंगे किस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। तो चलिए बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना होगा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं virtualbox.org साइट से। यहाँ इस बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई आइकॉन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना होगा वैग्रेंट। वैग्रेंट इंस्टॉलेशन के लिए आप developer.hashicorp.com पे जाएंगे /vagrant/install, तो आपको कुछ इस तरीके का ये पेज आएगा। तो यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस है बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका macOS के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ ब्रू के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस बाइनरीज ऑप्शंस भी है, यहाँ से आप बाइनरी डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका यहाँ पे जो EXE होती है या MSI जो फाइल होती है वो डाउनलोड हो जाएगी, आप डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स के लिए थोड़ा सा है कि आपको 2-3 कमांड्स लिखने पड़ेंगे। तो अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, उबंटू डेबियन के लिए आपको ये प्रोसेसेस हैं, CentOS, फेडोरा, अमेजॉन लिनक्स या होमब्रू के थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, अगर आपके सिस्टम में होमब्रू इंस्टॉल है। आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये 3 कमांड्स टाइप करने होते हैं। सबसे पहले wget, आपको ये कमांड कॉपी करना है, अपने सिस्टम में पेस्ट करना है। ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा तो आपको ये दूसरा कमांड कॉपी पेस्ट करना है। इसके रन कर जाने के बाद आपको ये लास्ट वाला कमांड कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, अगर मैं इनको कॉपी पेस्ट करके रन भी करूंगा तो कुछ भी नहीं देगा। अगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं ये ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है। वैग्रेंट इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन 2.4 रन कर रहा है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी बाइनरी ऑप्शंस हैं, आप डेबियन पैकेज, RPM पैकेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए। एक बार आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा आप वेरीफाई कर सकते हैं वैग्रेंट वर्जन करके। तो इस तरीके से देखेंगे इंस्टॉल्ड वर्जन है 2.4.1, जो लेटेस्ट वर्जन आज की डेट में अवेलेबल है वो भी 2.4.1 है। तो अभी आपका इंस्टॉलेशन डन हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। आपका वैग्रेंट जो है वो इंस्टॉल हो गया है।
आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्रिएट करना है नया वर्चुअल बॉक्स वैग्रेंट के थ्रू। तो कैसे करेंगे, एक बार मैं इसको साइड में रखता हूँ और मैं आपको ये वाला विंडो जो इसको यहाँ पे ओपन करके रखता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 और 4 वर्चुअल बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आता हूँ मैंने डेस्कटॉप पे एक YouTube डेमो करके एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर एक फाइल सिर्फ होगी। तो अभी मुझे क्या करना है, वैग्रेंट को इनिशियलाइज करना है। सबसे पहला कमांड होता है वैग्रेंट इनिट। जैसे ही आप वैग्रेंट इनिट कमांड रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बोल रहा है वैग्रेंट फाइल हैज बीन प्लेस्ड इन दिस डायरेक्टरी, यू आर नॉट रेडी टू वैग्रेंट अप, राइट, योर फर्स्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट, प्लीज रीड द कमांड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एक वैग्रेंट फाइल क्रिएट हुई है हमारे इसी डायरेक्टरी में। तो हम ls करके अगर देखें, अभी तक हमारे पास सिर्फ ये एक फाइल थी, अभी हमारे पास वैग्रेंट फाइल करके एक फाइल पड़ी हुई है। तो अगर हम सीधे जाकर वैग्रेंट अप कर देते हैं, अभी मैं वैग्रेंट फाइल को नहीं ओपन करता हूँ, मैं सिर्फ वैग्रेंट अप कमांड रन करता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आया। ये बोल रहा है कि बॉक्स बेस कुड नॉट बी फाउंड अटेम्प्टिंग टू फाइंड इंस्टॉल। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें इसको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना ये नहीं मिल रहा है। तो चलिए इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वैग्रेंट फाइल, जो कि हमारा यूट्यूब डेमो के अंदर ही है ये वैग्रेंट फाइल। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये कंप्लीटली रूबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आपको रूबी समझने की जरूरत नहीं है इसको यूज करने के लिए। इसमें कुछ ही चीजें हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है, वो ये कि आप इसमें किस तरीके से नया ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड करेंगे, किस तरीके से आप नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किस तरीके से अपना सिस्टम का जो रैम और सीपीयू देंगे वो किस तरीके से इसमें ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे कॉन्फ़िग वीएम बॉक्स, ये आपका बेसिकली बताता है कि कौन सा बॉक्स इसमें यूज करना। बॉक्स से मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से है, तो आपको कौन सा बॉक्स यूज करना है वो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये बॉक्स हमें कहाँ से मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ कमेंट्स में द बॉक्सेस एट इतना। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वैग्रेंट बॉक्सेस की एक साइट ओपन हो गई है। तो आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। उबंटू ट्रस्टी 64 भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे लारावेल का कुछ है, हाशीकॉर्प का है, प्रिसाइज, सेंटोस आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसमें सारे के सारे ऑफिशियल नहीं है, जैसे कि ये किसी यूजर ने बना के दिया हुआ है। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जाइए। जैसे ऑफिशियल उबंटू सर्वर 14 दिया हुआ है, तो 14 तो नहीं जाएंगे, ये 16 है उबंटू का। तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं उबंटू लेट्स से 20 पे जाते हैं। तो ये आ गया हमारा उबंटू फोकल 64, ये ऑफिशियल उबंटू 20.04 LTS वर्जन है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार देखेंगे वैग्रेंट बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैच करेंगे तो ये यहाँ से मैच करा, राइट, आपका यही लाइन है। कॉन्फ़िग वीएम बॉक्स आपका ये वाला पार्ट है, कॉन्फ़िग वीएम बॉक्स, और यहाँ पे दे रहा है कि आपको ये चीजें ऐड करनी है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और इस बेस को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे और सेव कर देते हैं। आपको बस इतना चेंज करना है फिलहाल के लिए, इसके अलावा इसमें अभी कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज हम नहीं छेड़ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे। और अगेन हम जाते हैं, अब टर्मिनल था उस पे जहाँ पे हमने अप कमांड रन किया था, और मैं ये साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ इस बार अगेन। सो क्लियर करके वैग्रेंट अप मैं वापस से रन करता हूँ। तो इस बार देखेंगे ये दे रहा है कि उबंटू फोकल 64 कुड नॉट बी फाउंड अटेम्प्टिंग टू फाइंड एंड इंस्टॉल। तो बेसिकली ये अब डाउनलोड कर रहा है आपके लोकल सिस्टम पे। ये वाला बॉक्स जो है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नहीं है, तो ये भी इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है। ये वन टाइम जॉब है। लेट्स से अगर आप इसके बाद दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करने की कोशिश करते हैं, दूसरा वैग्रेंट अप करते हैं किसी और फोल्डर के अंदर, और सेम वर्जन अगर आप चूज करते हैं उबंटू फोकल 64, तो ये दोबारा डाउनलोड नहीं करेगा क्योंकि वो आपके सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड होके पड़ा हुआ है। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप बॉक्सेस की लिस्ट देख सकते हैं, किस तरीके से आप नए बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और इसके कंप्लीट होने पे चलते हैं। तो अभी आप यहाँ देखेंगे यह 5वां बॉक्स ऐड हो गया है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सेम वर्जन है, उबंटू फोकल 20.04 क्लाउड इमेज समथिंग वर्जन करके आ रहा है, राइट। तो अभी ये वैग्रेंट क्या कर रहा है, वैग्रेंट आपके भी यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में। तो सब कुछ ये वैग्रेंट ही मैनेज कर रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वैग्रेंट इनिट किया और वैग्रेंट अप किया है। वैग्रेंट अप करने से पहले हमने एक बेस इमेज ऐड किया, दैट्स इट। तो यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे ये जो है स्टार्ट हो गया है यूट्यूब डेमो डिफॉल्ट। अभी इसका नाम चेंज करके फोल्डर का नाम जो था वो कर दिया है। तो बेसिकली आपको ये जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का ये ओपन रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस आपको शो करने के लिए ओपन करके रखा हुआ है। आप इसको क्लोज करके ही रखेंगे, बेसिकली इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिस्टम एक बार इंस्टॉल हो गया, दैट्स इट, उसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे जैसे कि वेटिंग फॉर रिमोट मशीन टू बूट, SSH एड्रेस वगैरह आप अगर यहाँ देखेंगे, और SSH यूजर नेम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर अभी हम इस मशीन के अंदर जो हमने अभी इंस्टॉल किया
है उसके अंदर अगर हमें कनेक्ट करना है, उसके अंदर हमें SSH करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड आता है वो होता है वैग्रेंट SSH। आपको सिर्फ इतना लिखना है वैग्रेंट SSH और आप इस मशीन के इस सेल से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई GUI वगैरह नहीं मिलेगा, आपको कमांड लाइन से ही वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने वैग्रेंट SSH किया तो आप देख सकते हैं सिस्टम लोड, प्रोसेसर दिखा रहा है, यूजेज ऑफ दिखा रहा है 30-40 GB, इसको बाय डिफॉल्ट मिला, मेमोरी यूजेज वगैरह है। प्लस अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये तो बता रहा है कि लाइक नया अपग्रेड अवेलेबल है 22, क्योंकि हमने 20 इंस्टॉल किया है। अगर आप इसका वर्जन प्रिंट करेंगे ETC LSB रिलीज तो आप देखेंगे जो Ubuntu 20.04 LTS हमने इंस्टॉल किया है। stop कमांड रन करते हैं तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो है वो 2 CPU और 1 GB रैम ही मिला है इसको। स्वैप वगैरह इसमें कुछ भी एडेड नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप who am I करेंगे तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे कि जो यूजर है SSH यूजर नेम वो वैग्रेंट है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे who am I करने पे वैग्रेंट ही दे रहा है। आप यहाँ ls करेंगे, PWD जब आप करेंगे लाइक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर आप देखेंगे तो ये होम वैग्रेंट, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो सिस्टम खुद यूज करता है, जैसे कि SSH करने के लिए। तो इस तरीके से आप एक बेसिक वर्चुअल मशीन स्टार्ट कर सकते हैं वैग्रेंट की हेल्प से। तो चलिए अब बात करते हैं इसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उस पे। मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप इसको पूरी तरीके से यूज कर पाएंगे। तो ये मैंने ओपन कर लिया वैग्रेंट फाइल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये रूबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला तो हम सेटअप करते हैं बॉक्स, ये हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करने के लिए आप इस साइट पे जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो कमांड्स है वो कमेंटेड है। तो बेसिकली क्या है, जैसे आप अपडेट चेक करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए, ट्रू फॉल्स कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक चेक करेगा कि नया बॉक्स अपडेट अवेलेबल है नहीं है। वो एक ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पोर्ट मैपिंग। पोर्ट मैपिंग में बेसिकली क्या है कि आपका जो वर्चुअल बॉक्स है उसके अंदर का पोर्ट जो है वो आपके सिस्टम में किस पोर्ट पे एक्सपोज हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैपिंग करते हैं। लेट्स से अगर आपके सिस्टम में कोई Nginx सर्वर रन कर रहा है, वो पोर्ट 80 पे रन कर रहा है, और आपके सिस्टम पे भी शायद Nginx रन कर रहा हो पोर्ट 80 पे, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो इंटरनल जो 80 पोर्ट है वो एक्सटर्नल 8080 पे एक्सपोज हो। तो इस तरीके से आप लोकल होस्ट 8080 पे वर्चुअल मशीन के अंदर के पोर्ट 80 को एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरीके से और भी ऑप्शंस हैं कि आप पोर्ट फॉरवर्डिंग तो करते हैं, इसके अलावा होस्ट IP भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्राइवेट नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये कमेंट लाइन जो है वो अनकमेंट करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से अनकमेंट करेंगे, और अगर आप चाहें तो इस पोर्शन को हटा भी सकते हैं, जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप प्राइवेट IP स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो वर्चुअल बॉक्स है एज अ सेपरेट सिस्टम एक्ट करे, यानी कि जो मेरे सिस्टम को IP मिली है सेम सीरीज की IP एड्रेस इसको भी मिले, तो आपको ये वाली लाइन अनकमेंट करनी पड़ेगी। आपको इसको बताना पड़ेगा ये पब्लिक नेटवर्क है। तो जैसे मेरे मशीन को मिला था IP एड्रेस 192 सीरीज की 192.168.0.101, तो अगर इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ तो जो वर्चुअल मशीन है उसको भी 192 सीरीज की ही IP एड्रेस मिलेगी। और नीचे आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है सिंक फोल्डर। अगर इसकी बात करेंगे तो जैसे कि अगर आपका प्रोजेक्ट है, आप चाहते हो कि आप अपने फेवरेट एडिटर में काम करो, आप विंडोज पे हो तो आपको कुछ टूल्स पसंद होंगे जिसमें आप करना चाहते हो काम, आप मैक पे हो तो आपको कुछ अलग ही टूल पसंद होंगे, आप लिनक्स पे हो तो आपको अलग टूल पसंद होंगे। तो इसमें यही बेनिफिट है कि आप जो लोकल फोल्डर है उसको वैग्रेंट के अंदर जो फोल्डर है उससे सिंक करके रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे है, लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो करंट डायरेक्टरी है यानी कि करंट डायरेक्टरी जो है वो वैग्रेंट के अंदर वैग्रेंट अंडरस्कोर डेटा करके एक फोल्डर से माउंट हो जाए। जो आपके सिस्टम का पाथ है वो वैग्रेंट के अंदर के पाथ के साथ वो सिंक रहेगा। तो जो भी चेंजेस आप यहाँ करेंगे अपनी करंट डायरेक्टरी में वो ऑटोमेटिकली वैग्रेंट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फोल्डर्स को सिंक कर सकते हो। इसी तरीके से आप इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। आपको डिसेबल ट्रू यहाँ लगाना होगा तो ये सिंकिंग वाला फीचर आपका डिसेबल हो जाएगा। आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको पूरा का पूरा ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ChatGPT में कॉपी पेस्ट करेंगे और बोलेंगे कि एक्सप्लेन मी दिस, आपको एक एक ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन करके भी दे देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि आपको ये बोल रहा है, अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे प्रोवाइडर वर्चुअल बॉक्स है एंड देन vb.gui ट्रू है। अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो इससे क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि जब हम वैग्रेंट अप करते हैं तो वो बैकग्राउंड में जो वर्चुअल बॉक्स पे मशीन क्रिएट करता है, राइट। लेकिन अगर आप vb.gui ट्रू कर देते हैं तो वो जो क्रिएशन का प्रोसेस है वो अब पॉपअप हो जाएगा, यानी कि जो ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम में। हालांकि हम ये चाहते नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूंगा कि इसको आप इनेबल मत कीजिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है तो ही आप इसको इनेबल कीजिए, या फिर अगर आप इसको इनेबल कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको इनेबल करो और इसको फॉल्स करके रखो। आप ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसमें आप ये बताते हो कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। सेम ऐसे ही हम सेट कर सकते हैं vb.cpu इक्वल टू लेट्स से 4। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ 1 GB हमको रैम चाहिए और 4 CPU चाहिए। आपके सिस्टम में कितना CPU उस पर डिपेंड करता है, आप उससे ज्यादा असाइन नहीं कर सकते।
सकते। इसके नीचे और आते हैं तो सबसे लास्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ प्रोविजनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रोविजनिंग में क्या है कि जैसे आप जब VM स्टार्ट करते हो तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कमांड इंस्टॉल नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं वैग्रेंट SSH करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी एक्स्ट्रा कमांड इंस्टॉल नहीं है। जैसे कि nginx नॉट फाउंड दे रहा है, राइट, nginx इंस्टॉल नहीं है। अब लेट से आप चाहते हो nginx इंस्टॉल करना, तो आपके पास क्या प्रोसेस है, sudo apt अपडेट एंड देन apt इंस्टॉल nginx, राइट। आप ऐसे करके इंस्टॉल करोगे। लेकिन ये क्या होता है कि अगर आप किसी और को दे रहे हो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये कमांड रन करना है इंस्टॉल करने के लिए, राइट। ये चीजें हम करना नहीं चाहेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये लिख देंगे apt इंस्टॉल nginx, और अगर हम ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल सामने वाले को पास करते हैं तो उसको सिर्फ करना होगा वैग्रेंट अप और ऑटोमेटिक उसका इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आपने देखा यहाँ पे इंस्टॉल नहीं था, तो एक काम करते हैं, मैं इसको करता हूँ डिस्ट्रॉय, वैग्रेंट डिस्ट्रॉय, यस। और आप देखेंगे जैसे मैं डिस्ट्रॉय करूंगा पावर ऑफ कर रहा है और यहाँ से ये मशीन चली गई। अब मैं वैग्रेंट अप करता हूँ, अगर अब देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड करने की बजाय ये बॉक्स सीधा बोल रहा है कि इंपोर्टिंग बेस बॉक्स उबुंटू फोकल 64। इस बार देखेंगे कि जो सेटअप है वो काफी फास्ट होगा, क्योंकि हमारे पास जो मशीन था ऑलरेडी डाउनलोडेड था। यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट भी हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे रनिंग इन लाइन स्क्रिप्ट यहाँ दे रहा है, रनिंग प्रोविजनर सेल रनिंग इन लाइन स्क्रिप्ट, हमने वहाँ पे इन लाइन स्क्रिप्ट दिया था। अभी ये apt अपडेट वाले कमांड्स चल रहे हैं, राइट। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉलोइंग पैकेजेस लिब nginx कॉमन nginx कोर, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। हम करते हैं वैग्रेंट SSH और चलते हैं वैग्रेंट मशीन के अंदर। अब यहाँ पे nginx अगर मैं टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे ये नहीं बोला है कि nginx नॉट इंस्टॉल्ड, sudo systemctl status nginx। तो आप देखेंगे यहाँ पे nginx एक्टिव एंड रनिंग है। तो इस तरीके से कोई भी कमांड होगा जिसको आप चाहते हैं कि प्री इंस्टॉल्ड हो जाए तो आप यहाँ पे प्रोविजनर में डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे करने पे अब काफी लंबा भी हो जाता है ये फाइल, तो उसके लिए एक ऑप्शन और है कि आप ये सारे जो कमांड्स हैं इसको यहाँ पे इनलाइन लिखने की बजाय आप एक सेल स्क्रिप्ट लिख लीजिए और उसके अंदर भी डाल सकते हैं। उसके बाद उस सेल स्क्रिप्ट को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अभी जब मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाऊंगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने कैसे किया हुआ है। तो फिलहाल इसमें इतना ही था कि आप किस तरीके से वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, वैग्रेंट इंस्टॉल करते हैं, उसके अलावा किस तरीके से आप नया वर्चुअल मशीन स्टार्ट करते हैं वैग्रेंट के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स की जो कि आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बना दिया है। बाय द वे ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मैं गिट पे डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गिट क्लोन कर सकते हैं, फोक कर सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं। तो सबसे पहला कमांड है वैग्रेंट इनिट। ये क्या करता है, जैसे आप वैग्रेंट इनिट रन करेंगे आपको एक नया वैग्रेंट फाइल क्रिएट करके दे देगा। तो आपको सारे कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि वैग्रेंट फाइल में कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जैसे आप इनिट करोगे आपके लिए सैंपल वैग्रेंट फाइल क्रिएट कर देगा। आपको जाके वहां पे बेस बॉक्स वगैरह चेंज करना रहेगा और थोड़ा जो कॉन्फ़िगरेशन है जैसे नेटवर्किंग से रिलेटेड है, आपको फोल्डर सिंक करना है, आपको कुछ इनिट स्क्रिप्ट देने हैं, तो वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। आपका स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपको रन करना होगा वैग्रेंट अप। इससे आपका जो VM है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है वैग्रेंट हॉल्ट। तो बेसिकली अगर आपको लेट्स से अगर मशीन को स्टॉप करना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं वैग्रेंट हॉल्ट। तो अगर आपको वापस से स्टार्ट करना है तो वैग्रेंट अप कर देंगे तो वो हॉल्ट से स्टार्ट पे आ जाएगा। इसी तरीके से सस्पेंड, जैसे कि आप नॉर्मल पीसीज में करते हैं, हॉल्ट सस्पेंड सब कुछ वैसे ही लगभग। आप सस्पेंड करेंगे तो वर्चुअल मशीन जो है ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को सस्पेंड कर देगा और उसके बाद अगर आप कभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका उसका जो स्टेट होता है वो सेव कर देगा। तो अगर आप वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैग्रेंट अप नहीं करेंगे, यहाँ पे वैग्रेंट रिज्यूम करेंगे। जब वैग्रेंट रिज्यूम करेंगे तो वापस से आपका सस्पेंड मोड से स्टार्ट मोड में आ जाएगा। इसी के बाद आपका है वैग्रेंट रीलोड। वैग्रेंट रीलोड बेसिकली कमांड क्या करता है, लेट्स से अगर आपने वैग्रेंट फाइल में कुछ चेंजेस किए हैं और आप उन चेंजेस को इनिशिएट करना चाहते हैं अपने वर्चुअल मशीन में, तो आपको वैग्रेंट रीलोड करना होगा। तो जैसे ही आप वैग्रेंट रीलोड करेंगे तो आपने जो स्क्रिप्ट में चेंजेस किए होंगे वैग्रेंट फाइल के, वो वापस से इसको रीरन करेगा। अदरवाइज वो जब भी आप अप करोगे नेक्स्ट टाइम से वो सिर्फ अप कर देगा, वैग्रेंट फाइल के चेंजेस को वो इंक्लूड नहीं करेगा। वैग्रेंट SSH कमांड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हमें सिस्टम के साथ वर्चुअल मशीन के साथ सेल के थ्रू कनेक्ट करना है तो हम वैग्रेंट SSH कमांड का यूज करते हैं। वैग्रेंट स्टेटस बेसिकली जो मशीन है उसका स्टेटस दिखाता है। तो अगर हम वैग्रेंट स्टेटस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मशीन का स्टेटस क्या है। इसको हम रन भी कर सकते हैं यहाँ पे, और सारे कमांड्स हमें बाहर ही आके रन करने हैं बेसिकली। तो आप देखेंगे कि करंट मशीन स्टेट्स डिफॉल्ट रनिंग वर्चुअल बॉक्स। तो इस तरीके से आप बाकी के कमांड्स भी रन करके देख सकते हैं। वैग्रेंट डिस्ट्रॉय हम ऑलरेडी रन करके देख चुके हैं कि किस तरीके से हम किसी मशीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको एक ध्यान देना है कि आपको जिस मशीन को डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि जहां पे ये वैग्रेंट फाइल पड़ी है वहीं पे जाकर के आपको ये कमांड्स रन करने हैं। यहाँ पे नीचे जो 3 कमांड्स हैं ये बेसिकली वर्चुअल मशीन स्टार्ट करने के लिए जो हम बॉक्सेस ऐड करते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आपको दिखाया था ऐड करके, ये इनको मैनेज करने के लिए है कि आप इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं,
अगर आप यहाँ पे आके कोई मशीन ऐड करते हैं, वो पहले से डाउनलोडेड नहीं है, तो जब भी आप वैग्रेंट अप करते हैं तो वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर हम चाहें कि हम 2-3 मशीन पहले से ऐड करके रखना चाहते हैं और जब जरूरत होगी तब हम इसको यूज करेंगे, तो उस केस में आपको इन कमांड्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम वैग्रेंट बॉक्स लिस्ट करेंगे तो ये दिखाता है कि आपके सिस्टम में कितने बॉक्सेस हैं वो एडेड हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे सिस्टम में 2 है, एक फोकल 64 है, एक जैमी 64 है, जो कि ये पहले से एडेड था। अगर आपको नया बॉक्स ऐड करना है तो आपको ये कमांड यहाँ से यूज करना होगा और वैग्रेंट बॉक्स ऐड एंड देन आपको यूआरएल पास करना होगा। तो यूआरएल के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे Ubuntu 22 ले लेते हैं। चलो मैं इसी को फिलहाल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे है हमारा जेनरिक Ubuntu 64, कॉपी पेस्ट किया मैंने और एंटर कर दिया। तो अभी ये क्या करेगा, ये जेनरिक Ubuntu 22.04 को डाउनलोड करेगा और इसमें ऐड करेगा। अभी देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आपको प्लीज रिव्यू द लिस्ट, चूज प्रोवाइडर यू विल वर्किंग विद। तो यहाँ पे कौन सा हाइपरवाइजर हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं वर्चुअल बॉक्स। तो इसमें वर्जन 5 लाइक ऑप्शन 5। अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हैं, जैसे QEMU यूज़ कर रहे हैं, VMware यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने इसके लिए वर्चुअल बॉक्स का एग्जांपल क्यों लिया था, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स ओपन सोर्स है, फ्री है और इजी टू यूज़ भी है। तो ये डाउनलोड कुछ समय ले सकता है क्योंकि जो बॉक्स है उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से ये नया वाला बॉक्स जो डाउनलोड हो गया। अगर अभी हम यहाँ पे वैग्रेंट बॉक्स लिस्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जेनरिक Ubuntu 22.04 का भी जो बॉक्स है वो ऐड हो चुका है। अब इसको यूज़ करना तो सिंपली हमको ये नेम कॉपी करना है, पेस्ट करना है अपने वैग्रेंट फाइल के अंदर। तो इस तरीके से आप बॉक्स ऐड कर सकते हैं। और लेट्स से अगर आपको रिमूव करना है तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप इस कमांड को कॉपी करेंगे, क्लीन कर देता हूँ, वैग्रेंट बॉक्स रिमूव, और हमारा जो ये लेट्स से मैं इसी को रिमूव करना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और वापस से वैग्रेंट बॉक्स लिस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे वो वाला बॉक्स जो मैंने अभी ऐड किया था अभी रिमूव हो चुका है। तो ये वो बेसिक कमांड्स है जिनको आप याद कर लें या आप इसका प्रैक्टिस कर लें। आपको इस कमांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी होपफुली। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ और उसमें क्या एडवांस सेटिंग मैंने करके रखी है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपना वैग्रेंट फाइल, VS कोड है। तो यहाँ पे आप अगर मेरा स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक aliases.gss फाइल रखा है, bootstrap.sh फाइल रखा है और तीसरा जो मेरा वैग्रेंट फाइल है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वैग्रेंट फाइल से। वैग्रेंट फाइल देखेंगे सेम वैसे ही है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यहाँ पे मैंने डिफरेंट जो Ubuntu के वर्जन्स यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिख के रखा हुआ है, जिससे कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर वर्जन के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसको अनकमेंट करके इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ, तो मैं पर्टिकुलर वर्जन के साथ काम करना स्टार्ट कर सकूँ। थोड़ा सा कन्वीनियंस होता है क्योंकि ये मेरा काइंड ऑफ टेम्पलेट फाइल है जिसको मैं बाकी चीज़ों में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे डिस्क की साइज़ भी कमेंट आउट करके रखी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं पर्टिकुलर डिस्क साइज चाहता हूँ तो मैं इस लाइन को अनकमेंट करके यहाँ पे डिस्क साइज चूज़ कर सकता हूँ। बाय द वे ये सारी सेटिंग्स आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। बाकी ये भी अनकमेंटेड है, फॉल्स वाला मैंने पहले बताया था। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस तरीके से यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग है। आप देखेंगे मैंने कुछ एक पोर्ट फॉरवर्डिंग की थी, लेकिन इन जनरल मैं ज़्यादा पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इसको एज ए पब्लिक नेटवर्क ही चाहिए होता है। तो इन सब सेटिंग्स को ज़्यादा मैं छेड़ता नहीं हूँ। मैंने सिंपली ये इनेबल करके रखा हुआ पब्लिक नेटवर्क। तो मुझे पब्लिक नेटवर्क एज ए सेपरेट सिस्टम मिल जाता है, तो जिससे कि मेरे नेटवर्क में बाकी सिस्टम्स के साथ भी मैं इसको इंटरेक्ट कर पाऊँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं अपना करंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं करंटली हूँ, जो कि मेरा वैग्रेंट नाम का डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को मैं प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर माउंट कर रहा हूँ /प्रोजेक्ट। तो वैग्रेंट के अंदर /प्रोजेक्ट पे मुझे ये डायरेक्टरी एक्सेसिबल होगी। नेक्स्ट क्या है, मैं प्रोवाइडर में जैसे कि मैंने बताया vbg.gui को मैं फॉल्स करके रखता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है कि वो जब आप वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट करते हो तो वो रीट्राइंग में फंस जाता है। जब आपका SSH वाला ऑप्शन देता है वहाँ पे देता है रीट्राइंग, वो बहुत बार चलने लगता है। उस केस में मैं उसको स्टॉप करके GUI को ट्रू करके और वापस से स्टार्ट करता हूँ तो वो मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये कभी कभी काम आता है। प्लस मैं बाय डिफ़ॉल्ट 2 GB का रैम देता हूँ और 4 CPU। इसके अलावा यहाँ नीचे देखेंगे तो मैंने प्रोविजनिंग के 3 कमांड्स लिख रखे हुए हैं। जो पहला यहाँ पे है वो है शेल, मैं यूज़ कर रहा हूँ bootstrap.sh करके। दूसरा है फाइल टाइप है, ये शेल बेसिकली bootstrap.sh स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली फाइल के केस में क्या करेगा, आपका ये जो सोर्स फाइल है .aliases फाइल जो मैंने यहाँ रखी हुई है aliases.gss, मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ इसको इस VM के अंदर, वैग्रेंट के अंदर कॉपी कर देगा। किस लोकेशन पे, टिल्डा मतलब होम डायरेक्टरी। तो वैग्रेंट की होम डायरेक्टरी में इस लोकेशन पे इसको कॉपी कर देगा। और तीसरा जो आपका है इनलाइन शेल है। तो इनलाइन शेल जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इनलाइन शेल से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड्रॉयड SDK इंस्टॉल कर रहा हूँ बेसिकली।
तो मैंने पहले OpenJDK इंस्टॉल किया, फिर Android SDK यहाँ पे इंस्टॉल करने का पूरा स्टेप दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो Android SDK इसको इनेबल करके इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने सिस्टम में। लेकिन मैं ये मेथड प्रेफर नहीं करता हूँ, ये तभी प्रेफर करता हूँ जब मुझे थोड़े बहुत काम होते हैं। अदरवाइज अगर मुझे ये कोड मल्टीपल डेवलपर्स के बीच में शेयर करने हैं और बहुत ज़्यादा कमांड्स रन करने हैं तो मैं bootstrap.sh मेथड वाला ही प्रेफर करता हूँ कि एक अलग सेल स्क्रिप्ट में ही सारे कमांड्स लिख के रख दूँ। अब मैं bootstrap.sh फाइल आपको दिखाता हूँ। पहले एलियासेस दिखा देता हूँ कि छोटा फाइल है। एलियासेस बेसिकली क्या है कि मैं जो कमांड लाइन यूटिलिटी यूज़ करता हूँ ls के लिए वो एक्सा है। अगर मैं अपना .aliases प्रिंट करूँ यहाँ पे तो आप यहाँ देखेंगे एलियासेस में मैंने एक्सा यूज़ कर रखा है। तो मैं प्रेफर करता हूँ तो जब मैं कोई नया वर्चुअल मशीन सेटअप कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सेम इन्वायरमेंट मिले। अगर मैं कमांड लाइन से वर्क करने जा रहा हूँ तो मुझे GSH पसंद है तो मुझे वो मिलना चाहिए, एक्सा पसंद है तो मुझे एक्सा मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ करके रख लेता हूँ। नेक्स्ट आता है bootstrap.sh फाइल। इसमें बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं या बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको मैं बार बार यूज़ करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ चले। नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो मुझे बहुत ही कम एफर्ट के साथ मैं नया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाऊँ या उसको उनके स्टेप्स को मैं इसमें इंक्लूड कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से फाइल लिख रखा है। यहाँ पे लॉग का एक फंक्शन बना दिया जिससे कि मैं जो भी एरर्स आते हैं जब मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ वो लॉग प्रॉपरली कलरफुल फॉर्मेट में प्रिंट हो, दिखने में अच्छा लगे, प्लस उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान होता है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। apt इंस्टॉल करने का अलग से ही फंक्शन बना रखा है। मैं मोस्टली ubuntu के साथ वर्क करता हूँ, डेबियन या ubuntu के साथ वर्क करता हूँ। तो apt इंस्टॉल का एक अलग फंक्शन बना रखा है जिसमें डेबियन फ्रंट एंड में नॉन इंटरेक्टिव मोड में हमेशा वाई करके ही रखता हूँ, क्योंकि आप जब वैग्रेंट के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना ही होता है yes करने के लिए। तो आपको यहाँ पे -y ऑप्शन लगाना ही होता है। तो इस तरीके से जो भी हम देंगे apt इंस्टॉल के बाद वो पैकेज इंस्टॉल कर देगा और हमें लॉग में इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगा कि दिस फंक्शन इज़ इंस्टॉल्ड। तो ये मुझे बार बार यहाँ पे इको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा यहाँ पे कर दूंगा और वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसको अगर आपको नहीं समझ में आता है सेल स्क्रिप्ट तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब सीखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि मैं GSH के साथ वर्क करता हूँ, मुझे शेल जो पसंद है वो GSH पसंद है। तो मैं यहाँ पे मेक श्योर करता हूँ कि जब भी मैं नया वैग्रेंट सेटअप कर रहा हूँ उसमें GSH इंस्टॉल हो जाए। ये सब मैंडेटरी नहीं है, अगेन ये सब पूरा ऑप्शनल है, आपके टेस्ट के ऊपर प्रेफर करता है। आपको फिश पसंद है तो आप फिश इंस्टॉल कर लो, आपको GSH पसंद है GSH यूज़ करो, आपको बैश पसंद है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट बैश के साथ ही चले जाओ। ये एकदम ऑप्शनल स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे GSH इंस्टॉल करता हूँ। जो प्लगइन्स मुझे GSH के साथ पसंद है, बाय द वे अगर आप इन सब का सेटअप देखना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा है मेरा जो सेटअप है जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ कमांड लाइन, आप देखोगे यहाँ पे ऑटो हाईलाइट होता है ये सब। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में बहुत चीज़ें कस्टमाइज़ करके रखी हुई हैं। अगर आप देखोगे तो अगर आप ऐसा कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से मुझे जैसे यहाँ पे सिंटेक्स हाईलाइटर चाहिए, ऑटो सजेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे प्लगइन्स GSH के साथ चाहिए, तो मैं वो भी यहाँ पे सेटअप कर देता हूँ सिंगल एक फंक्शन के साथ। एक्सा इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं सेम। कुछ मिसलेनियस टूल्स हैं जो इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जैसे कि जब मैं वर्क कर रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे कर्ल की ज़रूरत पड़ती है, गिट की ज़रूरत पड़ती है, VI बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, मुझे विम चाहिए होता है, विम में काम करता हूँ, या फिर कोई और टूल है तो उसको भी मैं यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ। जैसे htop अगर नहीं इंस्टॉल होता तो htop कर सकता हूँ। और भी कई टूल्स हैं जिनको अगर आप चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करना तो इस तरीके से यहाँ मैनेज मैं कर सकता हूँ, तो जो कि काफ़ी आसान हो जाता है। आपको बार बार apt इंस्टॉल करने की लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है कि अगर आप कुछ ऐसे एप्लीकेशन के साथ वर्क करते हो जो चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंस्टॉल होके आ जाए, जैसे कि MongoDB है, MySQL है, Postgres है, तो इस तरीके से फंक्शंस आप बना सकते हो। और आपको यूज़ करना नहीं करना ये तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैंने MongoDB इंस्टॉलेशन का स्टेप डाल रखा है जिससे कि ये MongoDB इंस्टॉल कर देगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे Node.js इंस्टॉल करने का स्टेप दे रखा है। Node.js में भी आप देखोगे apt इंस्टॉल Node.js, apt इंस्टॉल npm कर रखा है। NVM भी इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, जिससे कि जब मैं काम करता हूँ तो डेवलपर्स को मुझे हेल्प करनी होती है कि वो किस तरीके से अपने वर्जन्स को मेंटेन करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स को आइडिया नहीं होता है कि वो वर्जन्स को किस तरीके से मैनेज करें या किस वर्जन के साथ वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी होती है, मैनेज बताना होता है कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे। तो मैंने भी NVM यहाँ पे डाल रखा है जो कि नोड का वर्जन मैनेजर है। जिस भी वर्जन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ इस तरीके से मैं यहाँ पे कन्फिगर कर देता हूँ। लेट्स से अभी मुझे 16.14 चाहिए तो मैं 16.14 डाल दिया, 14.0 चाहिए 2 चाहिए तो मैं 14 डाल देता हूँ, नोड वर्जन 18 चाहिए तो नोड वर्जन 18 यहाँ पे कन्फिगर कर देता हूँ। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है मुझे इससे नोड को मैनेज करना या कोई भी टूल मैनेज करना। इसी तरीके से अभी ये पूरा कन्फिगरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है,
क्योंकि nginx है, MySQL, Apache है, Docker है, इन सारे फंक्शंस को मुझे बनाना रह गया। सबसे लास्ट में है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बेसिकली इन सभी को एग्जीक्यूट करेगा। लॉग कर दिया स्टार्टिंग, देन यहाँ पे इंस्टॉल मिसलेनियस, सारे मिसलेनियस पैकेजेस जो कि रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल कर रहा हूँ। फिर मैं GSS को इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक्सा को इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके बाद Node.js एंड NVM का ऑप्शन है। अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ Node.js, बस मुझे इनको अनकमेंट करना पड़ेगा, दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लॉग्स में कुछ प्रिंट कर रहा हूँ। व्हेन यू फर्स्ट टाइम लॉगिंग वाया वैग्रेंट SSH, तो यहाँ पे दे रहा है कि क्या क्या प्रॉम्प्ट करेगा स्क्रीन पे, और उसके बाद लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं दैट सर्वर इज रेडी। और लास्ट, सबसे लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो मेन, इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, मेन फंक्शन को, राइट। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं, तो अगर आप देखोगे, अगर इसी सब कमांड्स को यहाँ पे लिख के रखूंगा तो बहुत ज़्यादा, मतलब रख सकता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये फाइल जो है, जो वैग्रेंट फाइल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और ज़्यादा मैनेजेबल नहीं रहेगा। लेकिन इस केस में हमें पता है कि हमारा bootstrap.sh स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हमने ये सारी चेंजेस करके रखी हुई है। अगर मैं इस केस में, अगर मैं वैग्रेंट अप करता हूँ, तो जब मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा उस केस में ये सारे टूल्स, जैसे मिसलेनियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना, GSS इंस्टॉल होना, एक्सा इंस्टॉल होना, MongoDB इंस्टॉल होना, ये सारे के सारी जो स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और सारा का सारा सेटअप मुझे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका पावर, जो वैग्रेंट है इसका पावर कितना है। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आपको ज़रूरत है, आप इनको इग्नोर कर दो। मिसलेनियस में ज़रूरत हो सकती है बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कर्ल हो गया, गिट हो गया, इनकी ज़रूरत है तो आप इनको रख सकते हो। आपको ज़रूरत है Node.js की, आप इसको इनेबल कर दो, NVM इनेबल कर दो, MongoDB इनेबल कर दो। अगर आपको पाइथन चाहिए तो आप यहाँ पे एक नया बना सकते हो, एक नया फंक्शन आप लिख लो यहाँ पे, राइट। एक नया फंक्शन लिख लो यहाँ पे, इंस्टॉल पाइथन, राइट। पाइथन 3 कर लो, लेट्स से पाइथन 3, या कोई स्पेसिफिक वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, 3.11 इंस्टॉल करना चाहते हो तो 3.11 फंक्शन बना लो। आप मल्टीपल, अगर इसमें पाइथन वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो तो इस तरीके से 3.11 और मे बी 3.10 कर लो आप, लेट्स से, और यहाँ पे वो स्टेप मेंशन कर दो जिससे कि पाइथन इंस्टॉल हो 3.10। तो उसके बाद अगर आप इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, इंस्टॉल पाइथन 3.10, तो जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे, वैग्रेंट अप करोगे, तो पाइथन 3.10 आपका इंस्टॉल होके आएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो सेटअप आप अपने लिए करोगे, सेम सेटअप आप दूसरे डेवलपर को भी दे सकते हो। आपको सिर्फ ये दो फाइल्स, वैग्रेंट फाइल, बूटस्ट्रैप फाइल, आप ये दोनों पास कर दोगे डेवलपर को और उसको बोलोगे वैग्रेंट अप करो, तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, वो सेटअप होके आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि वैग्रेंट कितना यूजफुल है, आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे इसको यूज़ करना चाहते हो, कितना एडवांस मोड में यूज़ करना चाहते हो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर इसका एडवांस सेटिंग्स वगैरह देखनी है तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर के चेक कर सकते हो। अगर आपको ये बेसिक्स समझ में आ गए हैं इनके कॉन्फ़िगरेशंस के, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से रीड करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा जो ये सारा कोड है, मैं अपना जो वैग्रेंट का कोड है, ये सारा कोड मैं गिट में पुश कर दूंगा, आप वहां से जाके क्लोन करके देख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, आप रीयूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। इस गिट रेपो का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इसके अलावा आपका सजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के वीडियो आप चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ये बाकी लोगों तक भी पहुंचेगा। शेयर कीजिए जिससे कि बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।